हाँ जी बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से, दैट इज साइटोकाइनेसिस। इससे पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने एम फेज स्टार्ट की थी, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस की जो एम फेज है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एम फेज को डिवाइड किया गया है दो में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन 4 फेजेस में होता है, जिसमें बहुत ड्रामे पढ़े थे हमने। प्रो फेज में क्रोमोसोम सुलझ गए थे, मेटा फेज में सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए थे, एना फेज में क्रोमोसोम्स को खींचा गया था पोल्स पर, जिसकी वजह से हर क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया था, मतलब एक तरह से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए थे, और टेलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए थे। अब हमें इन डॉटर न्यूक्लियाई के अलोंग इनकी सेल बनानी है, यानी नेक्स्ट डिवीजन क्या होगा, सॉरी नेक्स्ट फेज क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, है ना। यहां तक पहुंच गए थे ना हम टेलोफेज तक। चलो देखो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ तो चुके ही हैं हम, हमें तो एनसीईआरटी से समझना है चीजों को। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। माइटोसिस में एक तो जो डुप्लीकेटेड रेप्लिकेटेड डीएनए था वो तो अलग हुआ ही, किसमें अलग हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई में, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो भी बनानी है, अगर प्लांट सेल है तो दोनों लेयर बनेंगी, एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है, which is called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। तो लास्ट फेज जो है सेल डिवीजन की वो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। बट क्या ऐसा होता है क्या, कुछ ऐसे भी केसेस पढ़ते हैं क्या हम जहां पर सेल ने कैरियोकाइनेसिस तो कर लिया बट साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। बिल्कुल, आपने कई बार पढ़ा है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस भी दिख सकते हैं हमको, 2 क्या, 2 की जगह 4, 8 भी न्यूक्लियस दिखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, यानी कि ये वाली कंडीशन थी ना, जो ये वाली कंडीशन, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, तो अगर मान लीजिए ये एक सेल है, दूसरा कलर लेते हैं, ये एक सेल है, इस सेल ने 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना लिए, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं किया, फिर से सेल साइकिल में एंटर कर गई, G1S G2M, फिर दोबारा M फेज में इसने अपने न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बना लिए बट साइटोकाइनेसिस नहीं किया, फिर दोबारा नेक्स्ट सेल साइकिल में एंटर कर गई और क्या हुआ, फिर दोबारा सेम इवेंट रिपीट हुए बट फिर कैरियोकाइनेसिस कर लिया, साइटोकाइनेसिस करना भूल गई। तो क्या एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो अगर मान लो क्या होगा, अगर मान लो एक सेल कैरियोकाइनेसिस किए जा रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं कर रही, तो उसी की वजह से तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो बनती है ना, जैसे आप बोलते हो सिंसीशियम, एनिमल्स में बोलते हो सिंसीशियम, तो सिंसीशियल सेल्स, इसको सिंसीशियम की जगह सिंसीशियल लिख लो। सिंसीशियल सेल्स कैसे बनती हैं, सिंसीशियल सेल्स बनती हैं रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस बट नो साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हुए जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। जब आप प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, वहां पर आता है ना, एंडोस्पर्म बनाते वक्त फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं, तो वो इन्हीं की बात हो रही होती है, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि बाद में जाकर एक साथ सेल सारी सेल वॉल बना ले या नहीं भी बनाए, ओके। तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखें आगे जरा भाई, कैसे हुआ ये साइटोकाइनेसिस। ये तो मैंने तुमको एक एक्सेप्शन वाली बात बता दी कि ये भी पॉसिबल है। नाउ नॉर्मली क्या होता है, अब नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ना बच्चों साइटोकाइनेसिस का, ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में बहुत अलग अलग तरीके से होता है। क्यों, क्योंकि देखो इधर, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल सेल में नो सेल वॉल, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का, जबकि प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। तो एनिमल सेल तो बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड हो जाती है, जैसे एक लंबा सा बलून और उसको मैं बीच में से पकड़ के मोड़ दूं या ऐसे करके कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं बीच में से। तो एनिमल सेल में तो क्या होता है, जैसे साइटोकाइनेसिस का टाइम आता है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होने लगता है, सेल मेम्ब्रेन अपने आप सिकुड़ने लगती है, एक फरो बनने लगती है, इसको कहते हैं फरो मेथड, ठीक है। और ये फरो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ ही तो बनेगी, अंदर से बाहर थोड़ी ना आएगी। फरो को आप कैसे बनाओगे, बाहर से अंदर, तो ये फरो बाहर से अंदर की तरफ बनती जाती है, यानी मैं इसको सेंट्रीपीटल कह सकती हूँ क्या, फिजिक्स में पढ़ते हो सेंट्रीपीटल फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर जो काम करते हैं। तो जो फरो मेथड है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, सेंट्रीपीटल डायरेक्शन में,
और फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। लेकिन प्लांट्स में क्या हुआ, प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल है, वो सिकुड़ ही नहीं सकती, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकती, तो कैसे बने भाई। तो इसलिए प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो सेल है, मेन सेल जिसके पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, उनको अलग करने के लिए एक प्लेट बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं सेल प्लेट। और ये प्लेट बनाने का काम ER एंड GB ही करते हैं। ER एंड GB से कुछ मटेरियल्स जिसकी भी सेल वॉल बनी है, बेसिकली तुम यूँ समझ लो कि ये जो सेल प्लेट है ना, इसमें जो पहली लेयर है बनती है वो मिडिल लैमेला की ही बनती है। जब हमने सेल पढ़ा था तब मैंने बताया था प्लांट्स में बहुत अच्छे से आपको कि प्लांट्स में जो सबसे बाहर वाली, जब सारी प्लांट सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं इस तरह से, तो उनको चिपकाने का काम कौन करता है, ग्लू की तरह। उनकी जो कॉमन लेयर है वो कौन सी है, मिडिल लैमेला, तो वो सेल वॉल का ही तो एक पार्ट है। तो एक तरह से सेल प्लेट बनने की शुरुआत मिडिल लैमेला से ही होगी। तो मिडिल लैमेला पैक्टेट्स वगैरह की बनी हुई है, तो वो सबका डिपॉजिशन कहाँ से होगा, सेल से ही होगा। तो सेल कुछ चीज़ों को डिपॉजिट करने लगती है बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। और सबसे पहले डिपॉजिशन कहाँ करती है, यहाँ तो डायरेक्शन थी बाहर से अंदर, यहाँ सेल डिवीजन चलता है अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि सबसे पहला डिपॉजिशन होता है सेंटर में। फिर और मटेरियल्स आते हैं, वो और डिपॉजिट हो जाते हैं, और मटेरियल्स आते हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब डिपॉजिशन कहाँ चल रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है डिवीजन, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज होते हैं ना जो पेरीफेरी की तरफ लगते हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो मटेरियल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इन्हें आपकी एनसीईआरटी में सिंपली लिखा हुआ है प्रिकर्सर्स, बट कुछ बुक्स में लिखा रहता है दे आर कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट बाई चांस अगर नीट में ऑप्शंस में हो तो, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है तो चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रिकर्सर्स का डिपॉजिशन होता जाता है, एक प्लेट बनती जाती है, मिडिल लैमेला पूरी बन गई, दोनों सेल्स, अब एक तरह से 2 सेल हो गई हैं ये, बट इनको चिपका हुआ क्यों दिखाया है, क्योंकि प्लांट्स में नॉर्मली जो सेल्स हैं वो आपस में चिपकी हुई रहती हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो जाती एनिमल्स की तरह, ठीक है। इसलिए आप ये मत समझना कि हुआ नहीं, हो चुका है इनका डिवीजन, बट मिडिल लैमेला के थ्रू ये चिपकी हुई हैं। अब हर सेल अपने अंदर अंदर प्राइमरी वॉल बना लेगी, सेकेंडरी वॉल बना लेगी, अगर जरूरत है तो सेकेंडरी की, वरना प्राइमरी वॉल बना लेगी सेल्यूलोज की। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह प्लांट सेल्स में ये जो डिवीजन का मेथड है इसको हम क्या कहेंगे, सेल प्लेट मेथड। देखें जरा एनसीईआरटी में कितना दिया है। एनिमल सेल में क्या लिखा है, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वॉल तो है ही नहीं। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर। बाहर से अंदर आ रही है, लास्ट में सेंटर पे आके जुड़ जाएगी, डिवाइडिंग द सेल इनटू 2, ठीक है। प्लांट्स में क्या लिखा है, अच्छा यहीं से शुरू हो गया प्लांट सेल। प्लांट्स में क्या लिखा है, प्लांट्स आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। इनएक्सटेंसिबल यानी रिजिड, जो कि फरो नहीं बना सकती। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। क्या होगा यहाँ पर, इन प्लांट्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, लिखा है, ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। बात समझ में आ गई ना, बाहर जाके लेटरल वॉल पे मिलेंगी। इन दोनों वर्ड्स के यहीं पे तुम लिख दो, एनसीईआरटी में लिख दो ये पॉइंट। ये बता रहा है सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन को, और ये था सेंट्रीपीटल, ठीक है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं माना जाएगा अगर क्वेश्चन आ गया तो, टर्म्स तो पता होती हैं हम लोगों को, ठीक। देन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। अब इस सेल वॉल से, इस सेल प्लेट से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस with the formation of a simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella। हाईलाइट करो, ये सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल प्लेट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। क्लियर, ये हुई बात दोनों की। अब कुछ और एडिशनल पॉइंट दिए हैं यहाँ पर, देखो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस organelles like mitochondria and plastid get distributed between 2 daughter cells। इसका क्या मतलब है कि भाई आपने क्रोमोसोम्स को तो इक्वली डिवाइड कर दिया था एम फेज में, ऑर्गेनेल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी सेल, ER, GB, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं,
तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ना, उन सबको बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है कि नहीं, जेनेटिक मटेरियल के पास, न्यूक्लियस के पास। तो कोई बात नहीं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी नहीं है। कोई भी कहीं भी चला जाए, अगर नहीं गया होगा तो सेल उसको दोबारा बना लेगी, सेल जानती है उसको बनाना। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी नहीं है कि भाई 10 माइटोकॉन्ड्रिया आ जाओ, 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, नहीं। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको सेल बनाना जानती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं ना, तो इन दोनों में क्या खास था बच्चों? दे हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, प्लास्टिड प्लांट सेल के पास होंगे, तो इनके पास खुद का डीएनए होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं दोनों सेल्स में, बराबर नंबर में बटे ना बटे फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में जाना ही जाना चाहिए। मान लो 9 है, 5 इधर चले जाएं, 4 इधर चले जाएं, 2 इधर चले जाएं, 7 इधर चले जाएं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 के 9 माइटोकॉन्ड्रिया एक ही तरफ चले गए और इस सेल को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो नए बनते हैं वो पुराने से ही बनते हैं। पढ़ा था हमने सेल चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन, और उसके लिए उनको खुद के डीएनए की जरूरत होती है। तो नो डाउट सेल का जो डायरेक्टर है न्यूक्लियस, उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा खुद नहीं बना सकता। ईआर को बना सकता है, जीबी को बना सकता है, लाइसोसोम, राइबोसोम सबको बना लेगा, लेकिन उन ऑर्गेनेल्स को वो खुद नहीं बना सकता जिनके पास खुद का डीएनए होता है। तो वो कौन से ऑर्गेनेल है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो इन दोनों ऑर्गेनेल्स का दोनों डॉटर सेल्स में जाना जरूरी है। बराबर जाना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट एक एक जाना जरूरी है। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? ओके। एंड लास्ट में क्या बताया आपको? लास्ट में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूं कि इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में कोकोनट में पढ़ोगे, तो जो आप कोकोनट पानी पीते हो ना, नारियल पानी ग्रीन कलर का, वो लिक्विड एंडोस्पर्म ही होता है। वो एक्चुअली में कोकोनट में सेल डिवीजन ही चल रहा होता है, लेकिन सेल साइटोकाइनेसिस नहीं करती, न्यूक्लियर डिवीजन करती रहती हैं। तो सिंसीशियम का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, नारियल पानी, और वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। समझ गए? सोचो कितना सारा नरिशिंग फूड होगा यहाँ पर, सेल ने डिवीजन कराए तो कितनी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, प्रोटीन रिच भी होता है ये। ठीक है, क्लियर? बाकी इसकी डिटेल हम प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बट ये कहानी समझ में आ गई ना आप लोगों को अच्छी तरह से? तो एक पैराग्राफ में कितने सारे पॉइंट हैं, एनिमल सेल का है, प्लांट सेल का है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और सिंसीशियम कैसे बना ये भी दे दिया। ठीक, डन। इस वाले स्लाइड को हम इधर डाल देते हैं इसके साथ। ओके, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में ये जो डायग्राम्स हैं प्रोफेज मेटाफेज के, उसमें टेलोफेज के बाद ना ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, और इसके नीचे साइटोकाइनेसिस नहीं लिखा हुआ है, इसके नीचे इंटरफेज लिखा हुआ है। मान लो नीट में आ जाए तो तुम्हें इंटरफेज ही लिखकर आना है। देखा जाए तो ये साइटोकाइनेसिस भी तो है, 2 डॉटर सेल बन गई, बट जैसे ही 2 डॉटर सेल बनती हैं वैसे ही वो नेक्स्ट इंटरफेज में एंटर कर जाती हैं। तो साइटोकाइनेसिस की डॉटर सेल्स और नेक्स्ट इंटरफेज की मदर सेल सेम ही तो हुई, तो इसलिए आप इसको इंटरफेज की सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सेंट्रियोल दिखा दिए, एनिमल सेल है इसका मतलब। ओके, डन। तो ये हुआ माइटोसिस कंप्लीट। अच्छे से समझ में आ गया, एक एक पॉइंट डिटेल में। अब लास्ट में माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देख लो, कहाँ कहाँ जरूरी है माइटोसिस ऑर्गेनिजम्स को। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स। ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं ही डिप्लॉइड, और माइटोसिस की जरूरत ही ग्रोथ एंड रिपेयर के वक्त होती है, तो माइटोसिस जनरली डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है। हैप्लॉइड को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैप्लॉइड यानी गैमीट्स को अपना नंबर बढ़ाना ही नहीं है, वो तो वहां से बढ़ रहे हैं जर्म सेल से, है ना। लेकिन हमने पढ़ा था, इधर भी लिखा होगा, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, जैसे कि लोअर प्लांट्स यानी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स यानी कि ड्रोन्स, मेल हनी बी, नॉट ओनली मेल हनी बी, मेल एंड्स में भी होता है। ठीक है, मेल वैस्प में भी होता है, ततैया वैस्प। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, सेम कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब
ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि माइटोसिस 2n सेल्स में भी हो सकता है और n सेल्स में भी हो सकता है. ओके, नाउ it is very essential to understand the significance of this division. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? तो बता दिया, इन सब की फीमेल्स डिप्लॉयड हैं, हैप्लॉयड ये मेल्स हैं. Now what is the importance? Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए गया था, उसने पहले ही अपनी कॉपी बना ली थी एस फेज में और फिर वो डिवाइड हो गया. तो आइडेंटिकल कॉपीज बन रही है यहाँ पे सेल्स की. तो कहाँ पे काम आएगा माइटोसिस? ग्रोथ में. ग्रोथ में हमारी बॉडी की सारी सेल्स एक जैसी तो होती, मतलब नो डाउट फंक्शनली वो अलग अलग तरह के काम करती हैं, बट आप खुद सोचो ना, हमारी हर सेल जायगोट से ही तो बनी है. तो जायगोट जैसा था बिल्कुल सारी सेल्स वैसी ही बनी थी, फिर सब में फंक्शनल डिसिमिलैरिटीज आती गई. हैंड का कोई टिश्यू है, उसकी कोई सेल अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, कनेक्टिव टिश्यू की सेल अपने अकॉर्डिंग करेगी, एपिथेलियल टिश्यू की सेल अपने अकॉर्डिंग करेगी. बट अगर आप उन सेल्स के जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को देखोगे तो दोनों के पास 46 क्रोमोसोम है, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, है ना. तो नो डाउट उनमें कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी होते हैं, बट अल्टीमेटली जेनेटिक्स तो उनकी एक जैसी है ना. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि माइटोसिस से आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं. द ग्रोथ, तो माइटोसिस कहाँ चाहिए? The growth of multicellular organism is due to mitosis. अब यहाँ पर इस ग्रोथ से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट दिया है, क्या कि जब भी कोई सेल ग्रो करती है, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन, हाईलाइट करना इस पॉइंट को, डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. बट ऑब्वियस, अगर मान लो सेल ने ग्रोथ की, नए नए ऑर्गेनेल्स वगैरह बनाए, तो साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया, न्यूक्लियस तो उतना का उतना ही है जितना बना था, उसमें थोड़ी ना वापस अभी जब तक एस फेज नहीं आती तब तक डीएनए तो बनेगा नहीं. ठीक है, तो यानी डिस्टर्ब हो गया रेशो. कौन सा रेशो डिस्टर्ब हो गया? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो. इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो. यानी ग्रोथ के लिए एक सिग्नल हो गया, एक पैरामीटर हो गया कि अगर सेल ने डिवाइड होने के बाद दोबारा ग्रो किया, जीवन फेज में गई, तो इसका मतलब रेशो डिस्टर्ब हो गया, तो वो नया सेल साइकिल शुरू कर देगी, एस में जाएगी, न्यूक्लियस कंटेंट भी बढ़ाएगी, फिर G2 में आएगी, फिर उसको डिवाइड करेगी. तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब होता है, फिर उसे रीस्टोर कर लिया जाता है, फिर डिस्टर्ब होता है, फिर रीस्टोर कर लिया जाता है. इस तरह ग्रोथ के साइकिल्स चलते रहते हैं. ठीक है, देन आगे क्या लिखा है? A very significant contribution of mitosis is cell repair. दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, कहीं भी अपनी बॉडी में चोट लग जाती है, स्किन छिल गई मान लो, छोटे बच्चे की, हमारी किसी की भी, तो क्या वो हमेशा वैसी ही रहती है या नई स्किन आ जाती है? क्यों आई? क्योंकि सेल्स ने डिवाइड कर लिया. बॉडी में कहीं भी कोई भी इंटरनल डैमेज होता है तो सेल्स डिवाइड करके उसको हील कर देती हैं, एक्सेप्ट न्यूरॉन्स, है ना. न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में आफ्टर बर्थ डिवाइड नहीं कर सकती, बताया था मैंने, परमानेंट G0 स्टेज में है वो. जैसे कि कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं, कहाँ कहाँ रिपेयरिंग कॉमनली चलती है, देखो हाईलाइट करो. अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस यानी आपकी स्किन, लाइनिंग ऑफ द गट, गट में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट वगैरह चलते रहते हैं, फूड टकराता रहता है तो वहाँ भी रिपेयरिंग चलती है. इवन हमारी ओरल कैविटी में भी. ठीक है, ब्लड सेल्स, यस, हमारे ब्लड की सेल्स लगातार बोन मैरो से बन बन के नहीं आती रहती हैं. जैसे आरबीसीज का लाइफ स्पैन है 120 डेज, तो मर जाएंगे वो तो 120 डेज में. ओके, तो दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस. एज इट इज स्टेटमेंट आ जाएगा कि कौन सी सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती हैं, ऑप्शंस आ जाएंगे. ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन हार्ट सेल्स भी डाल देंगे वो, तो हार्ट सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस थोड़ी ना होती हैं, हार्ट तो उसी साइज का रहता है, जरूरत पड़ने पर ही वो डिवाइड करती हैं, वरना नहीं करती. ठीक, देन प्लांट्स में बताया, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल आपको, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार चलता रहता है प्लांट्स में, चाहे अपाइकल मेरिस्टम हो, लेटरल कैम्बियम हो, रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ. तो मेनली माइटोसिस की इंपॉर्टेंस हुई ग्रोथ एंड रिपेयर. ठीक है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ग्रोथ एंड रिपेयर. और एक जस्ट आप याद रखना चाहो बच्चों, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, तब भी तो मल्टीप्लाई ही चलता है, और क्या चलता है? मान लो रीजनरेशन करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है, कोई भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लो, बडिंग करनी है, तो सब में माइटोसिस ही तो हो रहा है. अगर वो n है तो n बन जाएगा, 2n है तो 2n बन जाएगा, प्लॉइडी चेंज ही नहीं होती. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी माइटोसिस कॉमनली यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का M फेज में माइटोसिस कंप्लीट हो गया है.
अब रहा मियोसिस, जिसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मियोसिस के लगभग इवेंट्स माइटोसिस के जैसे ही मिलेंगे, कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो आप माइटोसिस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जिससे मियोसिस तुम्हें समझ में आ जाए। अपने नोट्स भी बना लेना। इस तरह के चैप्टर्स जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ खुद के नोट्स ज़रूर बनाया करो, जिससे जब भी रिवाइज करना हो फटाफट अपने नोट्स से चीज़ों को रिवाइज कर सको। ठीक है, पढ़ते रहो, सेशंस को लाइक भी किया करो भाई, पसंद आते हैं तो तुम लोगों को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो कि तुम्हें इन सेशन से कितना फ़ायदा हो रहा है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है उससे। ठीक है, चलो गुड बाय।